बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है? यहाँ इनका व्यक्तिगत होना इस अवस्था में और क्या दर्शाता है कि उस बिल के खिलाफ है? यही अपने आप हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी वोट्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं? इससे वक्त को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज बात वक्फ पर टक्कर की, क्योंकि वक्फ पे है टक्कर और क्योंकि कारण है बस मुस्लिम वोट का है चक्कर। देश की सियासत इन दिनों मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। हर राजनीतिक दल खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने में जुटा है। इन दिनों वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर बुधवार को पटना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर दिया। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम बड़े विपक्षी नेता पहुंचे। इससे पहले इसी तरह का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हुआ था। मुस्लिम वोटर्स को प्रभावी भूमिका में देखते हुए इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के बाद पटना में और पटना के बाद फिर कहीं और सब खुद को सच्चा मित्र मुसलमानों का बताने में जुटे हैं। उधर वक्फ संशोधन बिल लाने वाली मोदी सरकार इन दिनों ईद को लेकर सौगातें मोदी बांट रही है, जिस पर भी बीजेपी के दोहरे चरित्र की बात पर विपक्ष बिखरा हुआ है। अब सवाल यह है कि वक्फ पर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि मुसलमानों की पहली पसंद भी यही है। वक्फ पर मुसलमानों का एक तबका बिल के पक्ष में तो दूसरा विपक्ष में क्यों? आखिर मुस्लिम समुदाय में ही इतनी तनातनी क्यों? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल सिद्दीकी जी, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे हमारे साथ कांग्रेस के नेता तुफैल अहमद जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जो है वो हम बात कर लेते हैं, तुफैल जी आपसे ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस समय विपक्ष जो है वो कुछ ज्यादा तल्ख तौर से इस बिल के अपोजिट में खड़ा हुआ है। खासतौर से जब चुनावी रणनीति की बात आ रही है, खासतौर से बिहार की अगर हम बात करें, दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर, फिर अब बिहार में, और बिहार में देखा जाए तो आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस पहली पसंद मुसलमानों की बनी हुई है। तो क्या इसलिए केवल मुस्लिम वोटर्स के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है, जबकि जेपीसी में आप सभी के सदस्य मौजूद थे? देखिए अनुराग जी, ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय को परेशान के लिए और उनका उत्पीड़न करने के लिए लाया गया है। 1923 में जब इस वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, 1954 में इसका अधिनियम बना और 1955 में संशोधन करके इसको एक स्वायत्त संस्था बनाई गई और 32 दो शिया वक्फ बोर्ड हैं और बाकी सब सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड का काम है कि जो वक्फ की संपत्ति है, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, वक्फ बोर्ड का काम होता है उसका रख रखाव करना। सबसे बड़ी चीज है, वक्फ का मतलब होता है दान की हुई, खुदा को दान की हुई जमीन या पैसा, अच्छा अचल संपत्ति। और आप देखिए, मेरा तो कहना है कि इसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया है उसमें कहा कि 5 सदस्य, 2 सदस्य दूसरे धर्मों के होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 दूसरे धर्मों के होंगे तो ट्रस्ट में क्यों नहीं मुसलमानों को जगह दी गई? क्यों हिंदू संस्थानों में मुसलमानों को जगह दी जाती है? कल अगर आप ये कहेंगे कि क्या कहते हैं सिख बोर्ड को भंग किया जाएगा, कल आप एक्चुअली में सबसे बड़ी चीज है जो वक्फ बोर्ड की जगहें हैं उस पर सरकार की नीयत खराब है। डीएम के पास पावर होगा और वो जो ट्रिब्यूनल के फैसला होता था वक्फ बोर्ड का, वो अंतिम फैसला होता था। अब ये फैसला अपने सरकार के पक्ष में कराकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को
कब्जाना चाहते हैं और अपने अभिन्न मित्रों को वो जमीन देना चाहते हैं। इनके असली अच्छा मकसद तुफैल यही जी, है। आपने कहा कि पहले जो भी चीजें होती थी वक्फ बोर्ड के अंदर ही होती थी, लेकिन कई मुस्लिम भाई जो ऐसे थे वो उनका भी कहना था कि कभी कभी हमारी जमीनों पर भी वक्फ का इसको मालिकाना हक बता के उसको कब्जा लिया जाता था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो जाके जिरह भी वहीं करते थे और न्याय भी वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से सुनाता था। तो ऐसे में जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़ित समुदाय आपके मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे, उनके लिए क्या न्याय का एक रास्ता नहीं खोला है सरकार ने? देखिए, एक आध कहीं चुनिंदा कोई मामले आए हों तो अलग बात है। और देखिए, वक्फ बोर्ड कभी किसी की जबरन जमीनें लेता नहीं है। वो वक्फ बोर्ड में चाहे वो मदरसे के लिए जमीन दान की गई हो, चाहे वो कब्रिस्तान के लिए दान की गई हो, चाहे वो मदरसे मस्जिदों के लिए दान की गई हो, जब कोई व्यक्ति कोई वक्फ बोर्ड को जमीन दान करता है कि इस पे मस्जिद तामीर कर दी जाए, इस पे मदरसा कायम कर दिया जाए, तो उसकी जमीन पर वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। और वो, मैं आपको बता दूं एक एडवोकेट के नाते, कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति हस्तांतरित नहीं होती है। इस नए बिल के तहत सारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हस्तांतरित कर लेंगे आप 8 जिलों में डीएम को कर देंगे तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति लूटमार मच जाएगी। अभी तो एक आध ऐसे कोई आप भाई अगर ट्रिब्यूनल के फैसले कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सरकार की मंशा तो यह है कि पूरी जमीन हड़प लेंगे और हड़पने के बाद मुस्लिम समुदाय को ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। भाई ये जगह तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जगह है। ठीक है, ये ना किसी को हथियाई हुई है, ना कब्जा करी हुई है, और ना ही किसी के द्वारा दी गई। ये दान की हुई जमीन है और ये खुदा के परोपकार काम के लिए जमीन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है तुफैल जी, अब सवाल हम फैसल जी से लेते हैं। फैसल जी, आपने सुना तुफैल जी को, और इन्होंने कहा कि ये दान की हुई जमीन है, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर, कभी दरगाहों के नाम पे। देश में जो सबसे बड़ी 3 संस्थाएं हैं उनमें से एक वक्फ बोर्ड भी है जिसके पास इतनी बड़ी जमीन है, और जब से ये कानून बना उसके बाद से अचानक से इतनी जमीन इनके पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम तो ये दान की हुई जमीन है जो मुस्लिम समुदाय उनके लिए ही, हम उनके लाभ के लिए, लेकिन कितने मुसलमानों को लाभ दिया गया। अब ये कह रहे हैं तुफैल जी की सरकार इन जमीनों पर कब्जा करके अपने जो अडानी और अंबानी इस तरह के जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं उनको दान कर देगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं फैसल भाई? अनुराग भैया, वर्तमान में विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, सपा, ये अडानी और अडानी नाम का झुंझुना लेके घूमते रहते हैं। हर विषय में अडानी अंबानी का नाम आता है। मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी का पार्टी का कालखंड, जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही, जब माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आपको याद होगा कि अंबानी परिवार से इनके क्या संबंध थे, अमर सिंह जी के माध्यम से। क्या खामखा की बात है। लेट्स कम ऑन द मेन पॉइंट। हम बात कर रहे थे वक्त के बारे में। ये अल्लाह का शुक्र है, हम सबके लिए फक्र की बात है कि आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की जो जमीन की तादाद है वो वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग अधिकांश रूप से जिनके पास जमीन होती है वो धार्मिक कार्यों के लिए इस जमीन को वक्फ करते हैं। अभी मेरे काबिल दोस्त ने शुरुआती दौर में कहा था कि अल्लाह को दान कर देते हैं। अल्लाह को दान करने की किसी मुसलमान में, किसी इंसान में हैसियत नहीं है। जिसने मुझे बुलाया, जिसने दुनिया को बुलाया, मैं उसे क्या दान दूंगा, अलग विषय था। अल्लाह की राह में आप उसमें अमेंडमेंट मत करिए। अल्लाह की राह में ठीक मान गए। मैंने पहले इसको ही क्लियर किया कि अगर ऐसा होता तो मैंने उस बात पे सफाई आपको दी थी। अभी क्या है, अभी भैया क्या हुआ, ये वक्फ का उद्देश्य धार्मिक रूप से क्या है? धार्मिक रूप से मुस्लिम समाज का वो व्यक्ति जो सक्षम है वो चाहता है कि हम धर्म की राह में अपनी जमीन या अपनी संपत्ति दान करें, ताकि उस स्थल पे कब्रिस्तान, उस स्थल पे मदरसे, उस स्थल पे मस्जिद का निर्माण हो सके। या जो जमीन बस्ती है उस जमीन से जो पैसा किराए के रूप में आए उससे मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। ठीक भैया, ठीक। अब जब देश में तीसरे नंबर पे सेना, रेलवे के बाद सर्वाधिक
जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, तो उस वक्फ बोर्ड के माध्यम से आम मुस्लिम समाज के विकास के लिए कहां इस पैसे को खर्च किया जा रहा है, ये अभी तक कोई बताने वाला नहीं है। क्यों? आजादी के 70 साल बाद तक अगर वक्फ बोर्ड के माध्यम से, अगर वक्फ की जमीनों के माध्यम से कमाई हुई, तो उस कमाई को मुस्लिम समाज के विकासार्थ कहां खर्च किया गया? यही तो जानना चाहती है आज की सरकार। यही तो आज की सरकार जानना चाहती है ना भैया। आप किसी भी जमीन पे, देखिए ऐसा होता है जब आपके खाते में बहुत जमीन है, जब आपके पास देश में तीसरे नंबर पे आप संपत्ति के जमीन के मालिक हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कागजों के हेर फेर के माध्यम से जमीन के जो माफिया, भूमाफिया, इनके माध्यम से आम गरीब आदमी की जमीन को भी कभी कभी वक्फ बोर्ड का बता दिया जाता है। बिल्कुल, कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसी मिसालें हैं जहां पर अचानक से पता चलता कि ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैं तो मुस्लिम समाज में जन्मा व्यक्ति हूं ना। मैंने अपनी पूरी आयु अपने धर्म, अपने समाज के लोगों के बीच में बताई ना, तो मुझे आपसे बेहतर अनुभव होगा इस विषय में अनुराग जी। अनुराग जी, तो इन 70 सालों में उस जमीन से जो पैसा अर्न किया गया, उसको कहां पे किया गया? एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि डीएम इसमें जिम्मेदार होंगे, और डीएम, जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कहते हैं, अभी यही विपक्ष के हमारे मित्र संविधान की दुहाई देते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा। ये डीएम क्या संविधान नहीं बनाता है? ये डीएम को जो आईएएस की परीक्षा देके इतनी बड़ी ट्रेनिंग के बाद जो लोग डीएम बनते हैं, जो इस देश को संचालित करने की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, वो क्या कानून के दायरे से बाहर के लोग हैं? और हम उन पे भी विश्वास नहीं करेंगे, हम कोर्ट पे भी नहीं विश्वास करेंगे, तो किस पे विश्वास करेंगे? फिर हम देश की कौन सी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं? आप दूसरों को तो बताते हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, लेकिन यही संविधान जब आप पे लागू होता है, आपके पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? किसी डीएम के ऊपर हम अविश्वास कैसे कर सकते हैं? हम किसी कोर्ट के जज के ऊपर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? देखिए, सरकार पे अविश्वास है भैया। सिर्फ देखिए भैया, सिर्फ मूल उद्देश्य यह है कि इस देश के मुस्लिम समाज की 80% वो पसमानदा आबादी जो गरीबी के निचले स्तर पे जीवन जी रही है, उस आबादी के लाभ के लिए इस भूमि से अर्जित धन का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग कहां होता है? क्रीमी लेयर का जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, वो मुतवल्ली बनके, वो उसका खैर खा बनके, वो उसका जिम्मेदार बनके उस पैसे का उपयोग करता है। कागज में, मैं जब आप कहेंगे मैं सबूत के साथ भी इस विषय पे आपके साथ बैठ सकता हूं, कागज में जिसका किराया 100 रुपए दिखाया जाता है, बैकडोर से उससे 2000, 5000, 10,000 रुपए किराया वसूला जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आपके माध्यम से इस देश के पसमानदा, गरीब, निम्न स्तर के मुसलमानों को अपनी ही अर्जित चीज, ये अर्जित तो मुस्लिम समाज की चीज है ना, ये मुस्लिम समाज का धन है ना, ये मुस्लिम समाज का धन उन गरीब पसमानदा मुसलमानों के काम आ पाए, ये नियत है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। ठीक है, तुफैल जी जवाब दीजिए। जब नियत साफ है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़े ठीक हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े ठीक की बात कर रहे थे। आपकी हैसियत है कि आप हिंदू संगठन से उनकी जमीन के बारे में हिसाब करें? करोड़ों बीघा जमीन हिंदू मंदिरों के पास है, आपने कभी उसका हिसाब मांगा? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड के पास एक हिसाब किताब है। लेकिन तुफैल जी जो आप नहीं एक मिनट, तुफैल जी जो आपने अभी बात कही, हिंदू मंदिरों की बात आपने की कि हिंदू मंदिरों के बारे पे संपत्ति इतनी है, सारी चीजें हैं। अगर ऐसा होता, सरकार के अंडर में वो सारी चीजें, मंदिरों की संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती, तो फिर ये संत समाज जो था, अभी कुछ दिनों पहले जो धर्म संसद लगा के जो उन्होंने कहा कि एक सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, मंदिरों का जो अधिकार है पूर्ण तरीके से संतों के पास होना चाहिए, ये इसीलिए आवाज उठ रही थी कि उनकी सरकार का दखल है मंदिरों में, प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार के पास है। अगर हिंदू मंदिरों की और मंदिर ट्रस्टों की और उनके विद्यालयों की अगर जांच हो जाए तो देश में सेना से ज्यादा जमीन इनके पास मिलेगी। अरे तुफैल जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार के पास तो पहले से ही जानकारी है, सरकार के पास पहले से ही जानकारी है, केवल बाकी अपने राजनीतिक
आप राजनीति लेके सोचने को कुछ मत। यहाँ बात हो रही है वक्फ बोर्ड की, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास सिलसिलेवार डाटा है, और डाटा वो है कि वक्फ बोर्ड डाटा रखता है, सब आपको मालूम पड़ा कि तीसरे नंबर की जमीन है। अच्छा तुफैल जी ये बताइए, नहीं तुफैल जी एक चीज बताइए, पसमानदा के बारे में बात हुई, तुफैल जी मदरसों के पास, हिंदू विद्यालयों के पास अगर जमीन है, उसका क्या डाटा है सरकार के पास? सरकार के पास डाटा से ज्यादा और रेलवे से ज्यादा जमीनें निकलेंगी। लेकिन बात संविधान की है। संविधान ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को ये संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। हम किसी की जमीन कब्जाते नहीं है। जो अल्लाह की राह में जमीन दी जाती है, उस जमीन का रखरखाव वक्फ बोर्ड करता है। अच्छा तुफैल जी एक चीज बताइए, तुफैल जी एक चीज बताइए, लाल किला, तुफैल जी एक चीज बताइए, लाल किला जो है वो वक्फ की जमीन हो गई, अंबानी का जहां मकान बना है, जो घर बना हुआ मुंबई में, वो वक्फ की जमीन हो गई। ऐसे हर एक चीज वक्फ की जमीन हो गई। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां पर जितने बड़े एकड़ में आयोजन किया गया, वहां पर एक हिस्से की जमीन वो भी बता दी गई कि वक्फ की है। तो सर ऐसे तो देखा जाए तो हर जगह वक्फ हो जाएगी, तो हिंदुस्तान के बाकी समुदाय कहां जाएंगे? सुनिए, देश के पहले बड़ी बड़ी रियासतें, जागीरें सब मुसलमानों के पास थी, और जो बड़ी बड़ी जागीरें, रास्ते और जमीनें थी, और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और लोगों ने अपनी वक्फ जो कुछ सरकारों को दे दिया और कुछ जमीन वक्फ बोर्ड को दे दिया। क्योंकि जो अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे, अरे आपको कैसे मालूम कि इसमें मदरसों में बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या? मदरसों में क्या दीनी तालीम नहीं होती है? मस्जिदों में नमाज होती है क्या दीनी तालीम नहीं होती है? लोगों की मदद में आप मरोगे कहां जाओगे? आप मरोगे भाजपा प्रवक्ता होने के बाद, कल आप मरोगे कहां गए जाओगे? वक्फ बोर्ड की स्थान में गए जाओगे जब आप कहोगे। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए हैं वक्फ बोर्ड जमीनों पर, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दीनी और मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप हद पार करते हैं। आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नहीं बने, मैं आपको 10 मिनट, अरे क्या आप बात करते हो? आराम से फैसल भाई आराम से, अपनी बात आराम से रखिए। बिल्कुल आप घर में बैठ के मुसलमानों की, आप लखनऊ बात करो मुसलमानों की, आपका बच्चा को मदरसे में पढ़ता, घर हम माल नहीं बनाते हैं, आप अपनी बात कह लीजिए, आप अपनी बात। अच्छा हम कौन है और मैं कौन हूँ, इसके बीच का फर्क बताइए। हम कौन है कि आप कौन है, इसके बीच का फर्क बताइए। आप एक कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में बैठे, तो मैं कौन हूँ, तुम उसका ठेकेदार हो, तुम साबित करोगे मुझको मुसलमान, तुम मुझको मुसलमान साबित करोगे, मुसलमान साबित करोगे। कांग्रेस पार्टी के नहीं देखिए तुफैल जी फैसल जी तुफैल जी नहीं तुफैल जी देखिए मर्यादा के साथ थोड़ा मर्यादा के साथ नहीं देखिए गुस्सा किसी भी मजहब में हो, गुस्सा किसी भी मजहब में हो हराम होता है। मेरे मित्र हैं जी, तुफैल जी मेरे मित्र है, गुमराह एक विषय अलग है, कम जानकार है एक विषय अलग, लेकिन है तो मित्र, मेरे भाई है। अरे भाई आप कैसे किसी मुसलमान को कैसे कह सकते हो? मैं तो देख रहा हूँ, हम भी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, हमारा बच्चा भी मदरसे में जाएगा, तो ये वाकई अपनी ठीक है। तुफैल जी जवाब ले लेते हैं, तुफैल जी जवाब ले लेते हैं, विस्तृत जवाब देता हूं। फैसल भाई, मैं आपको तुफैल भाई विस्तृत जवाब देता हूं। ठीक है। एक विषय जो सबसे पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, क्या वक्फ की जमीनों पे सिर्फ मस्जिद मदरसे ही बने हैं? तुफैल भाई एक शब्द में मुझे जवाब दे दिए। कौन सा मॉल बनाया बताइए आप मेरे भाई, सिर्फ आप ये कह दीजिए मेरे भैया, आप सिर्फ हाँ या ना में, आप जब मुझसे के सवाल करोगे ना, मैं ऐसे आपको हाँ या ना में जवाब दूंगा। भैया आप मुझे ये बता दो भैया, क्या वक्फ की जमीनों पे सिर्फ मदरसे और सुनिए जी 4 से 5 चीजें बनती हैं, कब्रिस्तान के लिए, भैया ईदगाह के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए और शिक्षा संस्थाओं के लिए और अन्य धार्मिक कामों के लिए।
ये वक्फ बोर्ड की जमीन इस्तेमाल होती मेरे है। भैया इसका रखरखाव तुफैल भाई राज्य वक्फ बोर्ड करता है। तुफैल भाई मेरे ठीक है। मित्र मेरे ठीक मित्र है। अपनी तुफैल जी ने 4 मेरे पॉइंट भाई, 4 से 5 पॉइंट गिना दिए मैं हैं। जी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको संतुष्ट कर सकता हूं उन स्थलों को व्यक्तिगत दिखा के, क्योंकि मुझे गुमराह मुसलमान, जब मुसलमान बेइज्जत होता है तो अपमान मेरा भी होता है दोस्त। जब मुसलमान के ऊपर उंगली उठाई जाती है तो उसमें मैं और मेरा परिवार भी शामिल होते हैं मेरे दोस्त। आप कैसे कह सकते हो तमाम नेता है, उमरा नेता है जो दूसरे पार्टी के पालों में जाकर बैठ गए हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी, अच्छा दूसरी पार्टी कौन सी है? इसका मतलब क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स की पार्टी है? आप कहोगे ये बात खुल के समाज के बीच आके? आप कुछ पे इल्जाम लगा दो कि मेरा दल हिंदू समाज का दल है। नहीं, अच्छा एक चीज मुझे बताइए तुफैल जी, एक चीज बताइए तुफैल जी, एक चीज बताइए तुफैल जी, फैसल जी, मुझे एक चीज बताइए। ऐसा ही नहीं, एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट। भैया आपने ये स्थिति कर दी है इस देश की आम मुसलमान की, उसको डरा के, उसको धमका के, उसको भाजपा का नाम बता के। मेरे भैया आप एक राजनीतिक दल के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हो उसी तरह से मैं एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा हूं। आप किसी दल को किसी धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हो? मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती भैया आपकी, मतलब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जोड़ दिया है, आपके दल ने धर्म को जोड़ दिया राजनीति के साथ में। अच्छा तुफैल जी एक चीज बताइए, तुफैल जी मेरा एक सवाल बता दीजिए, तुफैल जी मेरा एक सवाल बता दीजिए, तुफैल जी। अच्छा तुफैल जी मेरा एक सवाल बता दीजिए, मेरा एक सवाल बता दीजिए तुफैल। एक मिनट फैसल भाई एक मिनट, मेरे एक सवाल को अपने साथ जोड़ लो। अगर आपके दल ने सबके साथ समानता का व्यवहार किया तो आजादी के 70 सालों के बाद तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस देश में मुसलमानों की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? भैया आपका दल तो बहुत अच्छा, मान लिया मैंने आपकी बात, तो क्या क्या उन्होंने मुसलमानों के साथ सच्चर कमेटी आपको आईना दिखा रही है, आप उसको जवाब दीजिए। रिपोर्ट लाई सच्चर आपके पास अरे यार हमारी हैसियत क्या आपसे की बात करो? ऐसे नहीं, देखिए सवाल का जवाब पूरा क्लियर होना चाहिए। मत करो। एक मिनट फैसल भाई, अरे फैसल भाई एक बार सवाल आपने पूछ लिया, जवाब भी सुन लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा, जो मुल्क के हित में काम करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, चाहे वो किसी भी जात धर्म का मानने वाला हो। मैं उसको सलाम करता हूँ जो हिंदुस्तान का इस्तेमाल करता है, जो हिंदुस्तान इनकलाब की बात करता है। अच्छा एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट तुफैल भाई आपने कहा कि बीजेपी जो है, भाजपा जो है वो मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, मुसलमानों पे कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रही है, मुसलमान बड़ा परेशान है बीजेपी की राज में। तो फिर ये वो जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है वो कौन सा मुस्लिम है? वो जो जन सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो वो कौन सा मुस्लिम है? जो इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड लेकर जा रहा है वो कौन सा मुस्लिम है? अनुराग जी जो बीजेपी राशन कोई बीजेपी अपनी पार्टी के जेब से नहीं दे रही है, सरकार है ना, सरकार दे रही है, सरकार तो बीजेपी की ही है ना, इससे तो आप नकार नहीं देंगे ना इसको। आजादी की समझ से राशन बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है तुफैल जी बढ़ रहा है, मान लिया ये कांग्रेस की नीति थी तुफैल जी, ये कांग्रेस की ही नीति थी। अरे तुफैल जी ये कांग्रेस पार्टी की ही नीति थी जिसको भाजपा ने आगे बढ़ाया है, लेकिन जब तक आप बांट रहे थे तब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। अब भाजपा अगर बांट रही है, सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है, मुसलमानों को भी राशन दे रही है, तो मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है। 80 करोड़ लोगों को देते हैं, अरे एहसान थोड़ी करते हो अपनी पार्टी के। और देखिए शौचालय की नीति हो, चाहे उनकी सुविधाएं हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, वो चाहे मकान की योजना हो, वो तो सबको मिला है ना। और अभी जो किट बांटी जा रही है, ईद पे जो किट बांटी जा रही है, जी फैसल भाई तुफैल जी के पास देखो एक मजबूरी है, कोई भी कांग्रेस, इनकी बात सुन लो फिर हम लोग कूल, मतलब हम ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति बोले तो उससे बात आसानी से समझ में। नेटवर्क इशू है जी तुफैल जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो जिन योजनाओं का नाम गिना रहे हो, इन योजनाओं में मुसलमानों का परसेंटेज निकाल लो।
आपको खुद हकीकत मालूम पड़ जाए कि इन्होंने कितना दिया कितना नहीं दिया। और बात रही ये देश के संसाधन, अनुराग जी इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, एक लाइन के लिए सिमरन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल भाई। एक मिनट तुफैल भाई, दूसरे को सुन लो, तुफैल भाई दूसरे को भी सुन लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जब ये बात कही है कि इन सरकारी योजनाओं में मुसलमानों की क्या प्रतिशत है, और भाई तुफैल भाई, मैं आपके माध्यम से, मैं इस समाहित न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जहां और भारतवर्ष की जनता जहां को ये जानकारी में डालना चाहता हूं कि जिन भी जिलों में हम मुसलमानों की जनसंख्या 15% है, वहां पे इन योजनाओं में हमारा अनुपात 30% का है। ये सरकारी योजना है जिनका डाटा आप कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन आप सामने सामने अगर झूठ बोलना चाहते हैं तो दल भाई मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप झूठ बोल रहे हो। आज किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत, आप किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत आप जानकारी कर लीजिए, ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। देखिए मैं रोने में किसी को भी, मैं किसी के रोने पे कोई भी मतलब वो नहीं करता हूं। ठीक है, रो सकता है इंसान, जो दर्द में है वो रो सकता है। अगर आप राजनीतिक ताकत से दूर हैं, अगर आपके दल को हमने इस स्थिति में भारतवर्ष में लाके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम जा रहे हैं, तो आपका ये दर्द लाजमी है। आप रोइए, इत्मीनान से रोइए, लेकिन मुस्लिम समाज को गुमराह मत कीजिए। एक वाजिब सवाल ले लीजिए। देखिए विपक्ष अगर कुछ सवाल उठा रहा है, चाहे वो बिहार के आरजेडी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उसका जवाब भी तो सुनना चाहिए। हाँ नहीं सुनिए मेरा सवाल ले लीजिए फैसल भाई, मेरा सवाल ले लीजिए। अगर ये आवाज उठ रही है तो कुछ तो ऐसा होगा। आग तभी लगती है जब कहीं कुछ चिंगारी होगी, कहीं ना कोई परेशानी होगी। नहीं, आप इस राजनीतिक षड्यंत्र को अनुराग भाई या तो समझ नहीं रहे, या आप मैं समझ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा अधिकार तो आपसे भी सवाल पूछने का है ना। आज भारतीय जनता पार्टी अपना कलेजा निकाल के अगर मुस्लिम समाज के सामने रख देगी ना, तो उसके बाद भी ये कांग्रेस पार्टी, सपा और बसपा के लोग उन्हें गुमराह करते रहेंगे, उन्हें भड़काते रहेंगे, उनको डराते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपका हित नहीं हो सकता। आप समझ नहीं पा रहे ना भैया क्या? नहीं अच्छा एक चीज बताइए, पहले मैं आपसे एक बात कह लूं। प्रत्येक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में आज कानपुर महानगर में होना, रेजिडेंसी हॉस्पिटल से लेकर तमाम अस्पतालों में आप चले जाइएगा, मुस्लिम समाज के लोग बहुतायत में इलाज करा रहे हैं। ये क्षमता उनको दी है इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये क्षमता उनको दी है। अच्छा फैसल भाई ठीक है, जिनके पैसे से ये इलाज हो रहे हैं उनको भी आज फैसल भाई थोड़ा सा बीपी मत बढ़ाइए, थोड़ा सा आराम से देखिए। फैसल मुझे पता है जो आप बता रहे हैं, मैंने भी देखा है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, अस्पतालों के हालात देखे हैं। ज्यादातर हमारे मुस्लिम समाज के लोग इलाज कराने जाते हैं, आयुष्मान कार्ड की योजना भी ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आंखों का इलाज भी करा लिया, आंखों के ऑपरेशन भी कराए हैं। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री कोष से मुख्यमंत्री कोष के माध्यम से, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मुस्लिम समुदाय को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुस्लिम समुदाय बहुतायत में उसका लाभ उठा रहे हैं, तो फिर ये कौन सा मुस्लिम तबका है जिसको बड़ी परेशानी हो रही है? बीजेपी जिनके साथ क्रूरता कर रही है, जिनका शोषण कर रही है, जिनको परेशान किया जा रहा है, ये कौन सा? भैया देखिए, पहले आपके दोनों बिंदु, आपने जब ये कहा ना कि जब सब चीजों में बराबर का अधिकार मिल रहा है, तो उसके बाद ये क्यों? भैया एक तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर दी ना, ये जो चौकी में लड़कियों को छुड़ने वाले बालक खड़े होते थे, सड़क पे स्टंट करने वाले बालक खड़े होते थे, जो अपराध करते थे, जो जमीनों पे कब्जा करते थे, उसके बाद सपा कांग्रेस बसपा के लोग चौकी थाने में जाके उनकी पैरवी करते थे। उस तुष्टीकरण से जब इस देश को मुक्ति दिलाई है, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। मेरे मित्र, आज मेरी आप बात पे विश्वास करो, आज इस देश के मुस्लिम समाज का सबसे स्वर्णिम काल है, क्योंकि आज मुस्लिम समाज अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे रहा है। आज वो कहता, बेटे बाहर मत जाओ, लड़कियों को मत छेड़ो, कोई गलत काम मत करो, वरना पुलिस तुमको माफ नहीं करेगी। कल तक यही सपा कांग्रेस और बसपा के नेता उन बच्चों की पैरवी करके जाकर उनको थाने से छुड़ा के लेके आते थे। आप क्या इसका मतलब ये मान ले, इसका मतलब फैसल भाई इसका मतलब ये मान ले कि 2014 या अगर 2017
केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बीजेपी भाजपा के आने से पहले अगर जो आपने बात की, इससे पहले क्या जो मुस्लिम परिवार थे, जो माँ बाप थे, वो अपने बेटों से कहते थे कि बेटा बाहर निकलो, लड़की छेड़ो और जाके इस तरह से चीजें मकसद करो। ये नहीं है मेरे भैया, मकसद ये नहीं। अब वो अलर्ट है, अब वो सावधान है, और इसका जीता जागता सबूत ये है कि इस बीच जो आईएएस आईपीएस जो मुस्लिम समाज की जो संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसका सबूत ये आपके सामने है। इसको आप देख लीजिएगा भैया कि पहले कांग्रेस पार्टी के शासन काल में मुस्लिम समाज में कितने आईएएस आईपीएसओ का निर्माण होता था, और आज की डेट्स में अल्लाह के शुक्र से हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज में की आईएएस आईपीएस में भागीदारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। फैसल भाई, ये बातें समझ में आती हैं जी, लेकिन फिर जब हम कल योगी जी का आपने भी सुना होगा पॉडकास्ट जो आया था जी, वो जब पॉडकास्ट रिलीज हुआ उसके बाद बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे बयान सामने सुनाई पड़े कि आखिरकार ये कैसा एक मुख्यमंत्री ऐसा बयान, मतलब संभल की बात जब आती है, जब संभल की बात आती है तो संभल का जो मुस्लिम है वो असंतुष्ट दिखाई पड़ता है। जब मथुरा जन्मभूमि की बात की जाती है तो असंतुष्ट दिखाई पड़ता है। फिर ऐसे में ये कौन सा तबका है जो असंतुष्ट है? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सा तबका संतुष्ट है। ये सपा के दलाल है, गली गली में जो मुसलमानों को भड़काने काम करते हैं ना, संभल का दंगा इनकी योजना के अंतर्गत हुआ। आप अच्छा एक बात ध्यान करो, आप पत्रकार हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। संभल में जब ये टीम पहुंची और इस टीम ने एक पॉन्ड था, एक छोटा सी एक जगह था जहां पानी भरा होता है, और उस पानी से हम लोग वजू करते हैं। जांच कमेटी ने जांच के लिए उस जगह के पानी को बाहर निकालना चाहा ताकि नीचे क्या है ये दिख सके। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप मुझे टोक भी दीजिएगा। जब वो पानी बाहर निकलने लगा तो यही सपा के दलालों ने संभल में ये अफवाह फैला दी कि मस्जिद शहीद की जा रही है, अल्लाह तौबा। तब वो मुस्लिम समाज के युवा घरों से निकले, जिनके घर गिर रहे हैं, जिनको जेल जाना पड़ रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमे लग गए। क्या सपा कांग्रेस बसपा के लोग उनकी मदद करने आएंगे? ये भड़का के मुस्लिम समाज के युवाओं को गुमराह करने का काम और उनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का काम ये तथाकथित ये जो अपने आप को सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज कहती है ना, ये कर रही हैं। आप कौन से सेक्युलर हो? आपके राज्य में सबसे ज्यादा इस देश में दंगे हुए, आप स्वयं को सेक्युलर कहते हो? आप बिहार के भागलपुर से लेके आप उसके मेरठ के दंगों तक को आप भूल जाते हो, आप मुरादाबाद के दंगे के भूल जाते हो जहां मुसलमानों को पीएससी की गाड़ी में भर के लेके जाया गया और 2 दर्जन मुसलमानों को नाले किनारे डाल के गोली मार दी गई। आप मुसलमानों के हितैषी होने की बात करते हो उस देश में, आप गुमराह करते हो उस देश के मुसलमानों को और चौपट करते जा रहे हो। दिन ब दिन इस देश के मुसलमानों को लड़ा लड़ा के कैरियर खराब करते जा रहे हो, सद्भाव बिगाड़ते जा रहे हो उस देश के हिंदू और मुसलमान के बीच का। अच्छा एक चीज बताइए, देखिए अभी फैसल जी का कुछ टेक्निकल इशू है। फैसल जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये सब जो चीजें चल रही हैं देश में, जी इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या आप मानते हैं कि क्या मंशा है, और क्या केवल सत्ता, केवल मुस्लिम वोट, केवल सत्ता है ना? मैं पहले बस सबसे बड़ी बात मेरे भैया, जब तक हम जानकार जागरूक नहीं होंगे हम ऐसे ही लोगों के माध्यम से इस्तेमाल किए जाते रहेंगे इस देश में, जैसे 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने किया। आज किसी भी सरकारी योजना में जब मुसलमानों को बराबरी से ज्यादा का हक मिलता है तो लोग कहते हैं अपनी जेब से थोड़ी दिए दे रहे हैं। कैसी बेशर्मी वाली बात करते हैं लोग। जब सुविधाओं का लाभ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दिखती है, जब विरोध करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी दिखती है। ये कैसे दलालों को जो है इस देश के राजनीतिक दलों ने पाल रखा है अपने पास। हम मुस्लिम समाज के हित के चिंतन के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल में हमें काम करना चाहिए। हम जिस भी राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं हमें यह सोचना चाहिए कि हम समाज को लीड कर रहे हैं, हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, हम समाज की सुरक्षा, हम समाज के विकास, हम समाज के उत्थान के जिम्मेदार हैं। समाज को बांटने हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। देश
तुफैल जी जवाब बांटने दीजिए। का काम कर रहे हैं आप। देश को तो बांटने भैया, एक मिनट अनुराग भैया, देश को बांटने की बात करने वाले तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश को तो बंटवारे करवाने वाले लोग, इस देश को फैसल जी, करने वाले फैसल लोग जी, आज इस फैसल देश जी, को बंटवारे की फैसल बात जी, करते कब तक हम हैं। इतिहास की बात जी। करेंगे? हर बार हम इतिहास का पिटारा खोल लेते हैं। तो अच्छा, आज के ले- वर्तमान की बात कर अच्छा, लेते हैं। आप तुफैल वर्तमान परिस्थितियों पे- तुफैल जी, आप अच्छा एक चीज वर्तमान बताइए, परिस्थितियों तुफैल बताइए, जी आप- एक अच्छा, चीज, आप अरे एक मुझे मिनट बताइए, फैसल जी आप सवाल मुझे- ले लें, नहीं, फैसल जी सवाल ले लें। जी। तो तुफैल जी एक चीज बताइए, थोड़ी देर पहले जब मुस्लिम समुदाय के हित की बात हो रही थी, सारी सुविधाएं आपकी सरकार ने भी इन 70 सालों में दी थी, उसके बाद आज भाजपा की सरकार है वो भी दे रही है, और भी जो सरकारें भविष्य में आएंगे वो भी देंगी, सभी को मिलेगा, इस पूरे देश की जनता सब एक समान है। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो पसमानदा समुदाय जो है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुस्लिम आबादी का करीब 80% माना जाता है इसे, जो पिछड़े अनुसूचित और आदिवासी समुदाय में से हैं। ये जो हैं ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं संशोधन वक्फ संपत्तियों पर होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि जो अशराफ हैं यानी अगली जाति के जो प्रभुत्व वाले बड़े मुस्लिम संगठन हैं उनकी नींव इसकी वजह से हिलने वाली है, इसलिए वो विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अपने पास इन चीज़ों को रखा है। और पसमंदा समुदाय जो लोग हैं वो खुद को भारत का वंशज बताते हैं, और बाकी जो अशराफ हैं उनको कहते हैं कि ये विदेशी आक्रांताओं की संतान है। अब ऐसे में जब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इस्लाम में कोई सब बराबर है, ना कोई पसमानदा है ना कोई अशरफ है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ये तो आरएसएस के द्वारा इनको एजेंडा दिया गया है, ठीक है, जो खुद विदेशों से भाग के आए थे, और वो आज बता रहे हैं कि अशरफ बाहर से आए थे, लेकिन खुद जो भगौड़े पूरे देश विदेशों से आए थे वो आज मुसलमानों पर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, पसमानदा समाज की समस्या एक अलग है। देखिए, बुनकर समाज था ये पहले, और बनारस से लेकर भदोही से लेकर बड़े इसमें बुनकर समाज अपना काम करता था। अब जब से ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, ये बैठे बड़ी बड़ी डींगे भाजपा के प्रवक्ता हाँक रहे हैं। ये बताइए, जो भाजपा की सरकार से लेकर अब तक सरकारों में बुनकर सड़कों पे आ गया, बुनकर के बिजली के बिल माफ नहीं हुए। एक मिनट फैसल भाई पूरा सुन लेते हैं। फैसल भाई पूरा सुन लेते हैं। मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हो। कितने पावर लूम तैयार करवा दिए आप लोगों ने, चालू करवा दिए पसमानदा समाज के। कितनी जमीनें आपने पसमानदा समाज के लोगों को मिलवा दी। ये कांग्रेस थी जिसने पसमानदा समाज को उनका रोजगार दिया, उनका बनाया हुआ माल विदेशों तक जाता था। आज पसमानदा समाज के लोग आपके शासन में कपड़ों दुकान में करे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह झूठ बोलते हुए। और रही बात अशरफ की और क्या कहते हैं पसमानदा समाज, इस्लाम में जो काबिल है, देखिए हमारे भाई दोस्त बैठे हैं, जो काबिल है हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि ये किस वर्ग से आया है, किस आया है। आप काबिल बनिए, चाहे अशरफ हो चाहे पसमानदा हो। जो मुसलमानों में हाफिज है उसके पीछे मुसलमान नमाज पढ़ेगा। जो पढ़ा लिखा है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, मस्जिदों में जाइए, हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोग मुल्ला मौलवी और मुतवल्ली हैं, है ना। इस तरह से आप बता के हिंदू आरएसएस के एजेंट बनने का काम मत करिए फैसल भाई। अच्छा, मस्जिदें अलग नहीं है? अच्छा, मस्जिदें अलग नहीं है? अच्छा, आपके जो 72 फिरके हैं, मैं 150-200 गरीब मुसलमानों के घर उजड़ गए, बोलती नहीं निकली होगी अपनी पार्टी के अंदर आपकी। ये तुम्हारे मुस्लिम बिल्डरों और जमीन का कारोबार करने वाले लोगों ने ही गरीब मुसलमानों को अवैध जगह बेच के यही रोकना है। अवैध जगह बेच के उन मुसलमानों की जिंदगी कारी कमाई खाने काम तुम्हारे लोगों ने किया है। वो गैर कहीं और से नहीं आएंगे। घरों बिल्डोजर चला रहे हो, गोली मार रहे हो, तुम्हारे मुसलमान बच्चों को जेलों में डाल रहे हो। इस देश में ये नहीं होने देना है। अब बाद में अच्छा तुफैल जी, आपने कहा मुसलमानों को जेल में डाल रहे हैं, आपने कहा मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं। आप कैसे छूटे घूम रहे हैं? आप कैसे छूटे घूम रहे हो? अरे हम छूटे घूम रहे हो यार, जेल में डाल रहे हैं। तुम कहां बच गए? कहां बच गए? जो गलत करेगा वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो गैर कानूनी काम करेगा, आजम खान के बाप की जमीन थी जिसने उसे यूनिवर्सिटी बनवाई थी, उसके बाप की जमीन थी
उसके बाद की जमीन थी। मैं तुम्हारी के 2 नंबर कारोबार करने वाली। अच्छा एक मिनट फैसल भाई एक मिनट फैसल भाई ये आजम खान ये दलाल जाएंगे जेल। अरे फैसल भाई एक की जमीन मिनट थी, फैसल भाई आप नहीं एक मिनट फैसल भाई ये एक इसके मिनट पिताजी की जमीन थी आजम खान के। नहीं फैसल भाई एक मिनट गलत काम करोगे जेल जाओगे। नहीं देखिए ये तो देखिए जो जी गलत भैया। काम करेगा कानूनन अपना काम किया जाएगा संविधान के हिसाब से। और जेल जाएगा, उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है। गलत करोगे क्या कह रहे हो, सारे अपराधी भ्रष्टाचार हाँ। सब भाजपा में चले गए हैं। हाँ, सीमाओं में बात करना, सीमाओं में बात कीजिएगा। देश हमको जब छुड़वाओ तो उससे पहले वो छुड़वा दिया जाए, ध्यान रखना। फैसल भाई देखिए मुद्दा वक्त संशोधन पे है, मुद्दा वक्त संशोधन पे है। बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए तुफैल जी एक चीज बताइए मुझे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब बात आपने कही अशराफ की बात करी, आपने अशरफ समुदाय की बात की, तो इसमें एक जिक्र ये भी होता है कि AIMIM के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी बड़ा खुल के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं और उन पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि हैदराबाद जैसे शहरों में 90% से अधिक संपत्तियों पे अशरफ समुदाय के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके करीबी लोग जो हैं उनका कब्जा है। इसीलिए वो ये लड़ाई छेड़े हुए हैं, इसीलिए वो बरगला रहे हैं कि कैसे छोड़ दें हम ये जमीन, इसलिए मुसलमानों को बरगला रहे हैं। इस पर क्या कहें? आप बताइए, मैं ओवैसी साहब की पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष गया हूँ, लेकिन आपकी आवाज और उनकी आवाज एक ही है। सही बात करिए तो मुंह घुमा के निकल लिए। जब आप महंगा गया तो मुंह घुमा के निकल लिए तो फेल भाई। मेडिकल कॉलेज है, अरे वकील साहब, मेडिकल कॉलेज के बराबर कौन करता है गरीबों की मदद? वकील साहब कौन गरीबों के लिए कर रहा है सब मालूम है। नहीं फैसल भाई तौर पर मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि वो करते हैं। मैं राजनीतिक विद्वेष नहीं पालता हूँ, किसी बदनाम नहीं करता हूँ, ओवैसी साहब करते हैं। और अगर अल्लाह चलिए चलिए मान लिया ओवैसी साहब राजनीतिक अन्ना जी, आज कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने इस चीज को स्वीकार किया कि MIM के विचार और इनके विचार मिलते हैं, और MIM को हमारी बी टीम बताने वालों ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया है कि MIM कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। आपके सम्मानित चैनल का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप कितने छक्के मरवाते हो, हैसियत है तो ओवैसी के अभी तो बोला आपने, हो गया काम। अब भैया चिल्लाते रहो, काम हो गया भैया, आप बोल दिए भैया, हो गया। अच्छा एक चीज फैसल भाई बेकारी कटाक्ष नहीं फैसल भाई, मैं मालूम है आप लोग बाल में भी खाल निकाल लेंगे फैसल भाई, ठीक है। समझो ना, जब ये तारीफ कर रहे हैं MIM की तो ये उन्हीं के लोग हैं ना। कोई आदमी अच्छा काम करे उसकी तारीफ होगी। देखिए मुद्दा ये है ना, मुद्दा ये है फैसल भाई, देखिए बात समझने की कोशिश की है फैसल भाई जब फैसल भाई बात समझने की कोशिश की है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जितने लोग भी होंगे खड़े, वो सब एक साइड ही खड़े होंगे, एक पक्ष में खड़े होंगे, ये भी बात है। अच्छा मेरा एक सवाल ये है तुफैल जी, JPC का बनाई गई कमेटी बनाई गई, उसमें सभी दल के लोग शामिल थे और इसीलिए शामिल थे कि उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको सही किया जाए, जो कमियां उनको दुरुस्त किया जाए। जब सारी चीजें हो चुकी, JPC ने भी अपना निर्णय जो है दे दिया, जब उसमें सारे दल के लोग मौजूद थे, उसके बाद फिर ये सड़कों पे हंगामा क्यों? JPC की मांग तो सभी संगठनों की, सभी दलों की, सभी राजनीतिक दलों की थी। तो जब JPC ने अपनी फाइल आगे बढ़ा दी, संशोधन के ओके कर दिया, सारी चीजें ओके हो गई, फिर अभी भी क्यों ये हंगामा बरपा हुआ है? तो फैल जी इतना बता दीजिए, फिर मैं फैसल भाई के पास जाता हूँ जवाब के लिए। JPC की रिपोर्ट को भी बदला जा रहा है। विरोध इसी बात का है ना कि JPC बनाने के बाद भी JPC की रिपोर्ट पर बदलाव क्या, उसमें जो सुझाव दिए गए उन सुझाव पर अमल नहीं किया गया। JPC के जो अध्यक्ष हैं, क्या इन्होंने फैसल भाई पूरा मौका मिलेगा, इनसे पूछिए कि इन्होंने दोनों प्रस्ताव पढ़े हैं क्या? ये इतनी ताकत से इस बात को कह रहे हैं, क्या इन्होंने JPC का जो प्लान था,
पढ़े कैसी, अच्छा क्या नहीं नहीं, हमसे तो ज्यादा सब पढ़े भैया, हमसे तो आप हमसे तो अधिक पढ़े। एक मिनट फैसल भाई पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जी जी तुफैल जी देखिए, जेपीसी बनाने के बाद जब सरकार की नीयत ना साफ हो और जेपीसी कानून को जो अमेंडमेंट लाने के लिए उसके जो आप उसमें अमेंडमेंट में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे और जो सुझाव दिए गए थे, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, देश मनमानी से नहीं चलेगा। देश आप अपनी कमेटी बना के बाद में जेपीसी का गठन करने के बाद उसमें जो है बदलाव कर दीजिए, आप अपने तरीके से उसमें बदलाव करके आप उसको रिपोर्ट पेश कर दिए, ये कोई भी नहीं मानेगा। देश तो जेपीसी में जितने लोग दलों के लोग शामिल थे वो क्या कर रहे थे? वो क्या मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे क्या? अनुराग जी ये मजाक हो रहा है देश के साथ अनुराग जी। मुसलमान करे हुए हैं, कल ये सिखों में करेंगे, आगे चल के नहीं तुफैल जी इसको अभी केवल वक्फ बोर्ड तक सीमित रखे हैं। इसमें सिखों को जोड़ के, इसमें ईसाइयों को जोड़ के अपना वो टारगेट बनाने की कोशिश नहीं की। मतलब आपकी ये भी हो सकता है, उनको भी एक बरगलाने वाली बात अभी मत करिए सर, उस समुदाय को किनारे रखिए, अभी केवल वक्फ बोर्ड। मुझसे ना आपको प्रश्न है ना मेरी आपको बात हो पा रही है, बहुत बात, मैं तो सिर्फ जवाब देता जा रहा हूँ। चुप भी कराइए इनको, अच्छा इनको चुप भी कराइए। जो समाज है उसके पास जीने हैं, ये नजूमी है, ये नजूमी है, समाज होगा। ये गुजराती व्यापारी, ये सब जमीन चोर, ये सब जमीनें हड़प करके अपने गुजराती मित्रों को देंगे। देश की बड़ी बड़ी संपत्तियां बेच डाली, रेल बेच डाला, भेल बेच डाला। कौन से गुजराती ने? गुजराती कौन? तुफैल भाई कौन गुजराती? तुफैल भाई कौन गुजराती? अरे ये तुफैल भाई कौन है गुजराती? सरकार के महाचोर, अब इनकी नजर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर है। ठीक है भैया, ये ठीक कौन है है? फैसल भाई, नाम तो बताओ, रुक जाइए, नाम तो बताओ, नाम तो बताओ, इनकी नजर नाम तो बताओ। जमीनों पर है। फिर मुकदमा लगेगा तो रोओगे, नाम तो बता दो। ठीक है फैसल कौन है भाई जवाब दीजिए। कौन है चोर? में जाएंगे नहीं कौन है चोर बताओ ना। जमीनें बेच रहे हैं। अपने आपको सीमाओं में रह के आदमी बात करे, वरना फिर फैसल भाई मुद्दे पर है, फैसल भाई मुद्दे पे। तो कैसे किसी देश के किसी वरिष्ठ व्यक्ति को चोर कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? क्यों कह सकते हो चोर? अरे भाई, जब आपकी पार्टी के लोग नमूना कह सकते हैं, आपकी पार्टी के लोग पप्पू कह सकते हैं, तो आप तो वो भी कह सकते हैं ना। फिर इसका अधिकार आप ही ने दिया है राजनीति में। मैंने राहुल को पागल तो नहीं कहा, देश की 70 साल की संपत्ति मैंने कहा राहुल को पागल। फिर कैसे ऐसी बात कर सकते हो? जो है क्या कहते हैं, रेलवे तुम्हारी संपत्ति थी, देश की संपत्ति थी, व्यापारी को बेच रहे हो। ये बेचा गया है। शिक्षित हो, पढ़ो लिखो, विकसित हो, सरकारी जमानत शिक्षित हो, विकसित हो, उनको दोगे। हेल सेल गेल सब तो बेच रहे हो। अच्छा एक चीज फैसल भाई, मुझे एक चीज बताइए, जो बात तुफैल जी कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि जब हमारे पास देखिए, जब वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है फैसल भाई, जब हमारे पास ऑर्डिनेंस, रुक जाइए सुन तो लीजिए प्रभु, अरे प्रभु सुन तो लीजिए पूरा सवाल, फैसल भाई पूरा सवाल तो सुन लीजिए। जब हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जब हमारे पास आयुध निर्माण की पूरी इकाइयां हैं, अरे तुफैल भाई एक मिनट, फिर उसके बाद हम अडानी की कंपनी को क्यों दे रहे हैं? जब हमारे पास प्लेन बनाने के लिए हमारे पास खुद हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, तो हम फिर क्यों अंबानी को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, अडानी को इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि सरकारी जो तंत्र है, सरकारी जो विभाग है, हम उनको इतना बजट दे दें, उतना उनको डेवलप कर दें? सब कुछ है। देखिए, जब आप एक विकासशील देश के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप इन संस्थानों से काम कराते हैं। यदि आपको विकसित देशों की श्रृंखला में आना है, आप इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हो, आप हर चीज की जानकारी ले सकते हो और चैनल में मुझे कह भी सकते हो कि मैंने झूठ बोला। जब आप किसी विकसित देश की प्रणाली को देखते हैं, तो सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता है, सरकार का काम व्यवस्थाओं को संचालित करना होता है। व्यापार करने के लिए बनी है क्या सरकार? सरकार व्यापारी है क्या? हम क्या करते हैं, हम लीज पे देके, हम ये अभी हम जो वक्फ बोर्ड पे बात करते ना, सेम वही चीज है, वक्फ में भी ये किया जाता है जी। लीज पे 17 साल मूर्ख है, वो मूर्ख थे, वो 70 साल वाले मूर्ख थे। अगर वो 70 साल वाले तय काबिल होते, अगर 70 साल वाले इसी काबिल होते। अच्छा फैसल भाई एक चीज बताइए,
फैसल भाई या बीच में फैसल कूद भाई जाते हैं ना, फैसल ये भाई कोई एक और मिनट, नहीं नहीं और फैसल और भाई और एक चीज मैं थोड़ा सा रोकूंगा। एक मिनट तुफैल भाई तुफैल भाई एक मिनट। फैसल भाई बोलते रहते हैं। फैसल भाई हाँ। आपने कहा कि जी। वो सरकारें मूर्ख हाँ। थी, उन सरकारों के पास अकल नहीं नहीं थी। यही तो नहीं बात नहीं, की नहीं, नहीं बात की नहीं बात की नहीं बात नहीं, नहीं, सुनिए। नहीं, 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 जब आपने इन्होंने कहा 70 साल आपने तक कहा उन्होंने वो नहीं पूरी कर किया। पाए, वो नहीं, मूर्ख थे। नहीं अनुराग जी, मैंने कब कहा तब क्यों कहा जब उन्होंने कहा 70 साल तक नहीं तो हुआ। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मूर्ख थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री बने वो भी मूर्ख थे। मैंने क्या किसी एक तरह से प्रधानमंत्री सरकार में कहा तो था? वो भी थे ना। मैंने या किसी प्रधानमंत्री का था? मैंने आपको शुरुआती दौर में, जो इनको नहीं समझ में आएगा, मैंने आपको शुरुआती दौर का मेरा स्टेंजा, मेरी लाइन ये थी, एक विकासशील देश और विकसित ठीक है, देश ठीक है, के ठीक है। बीच तुफैल के भाई अंतर को एक चीज मैंने आपको बताइए, बताया तुफैल ना भाई भैया। एक चीज बताइए, एक मिनट तब तुफैल भाई हमारी एक चीज स्थिति और बताइए, आज की स्थिति में ठीक अंतर है है। तुफैल भाई एक चीज बताइए। हम और आप इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं, आप अपनी जगह से, मैं अपनी जगह से, ठीक है। आपके फोन में जो सिम है वो कौन सा है? मेरी बात सुनिए। नहीं, आपके फोन में जो सिम है वो कौन सा है? नहीं, आपके फोन में जो सिम पड़ा है, जिसका नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, वो कौन सा है? मुझे इतना जवाब दे दीजिए तुफैल भाई, इतना सा, सुनिए, इतना सा जवाब दे मेरी बात दीजिए सुनिए। तुफैल भाई, इतना सा, केवल मेरा छोटा सा सुनिए। जवाब, छोटा सा सवाल है सर तुफैल भाई। इन्हीं को सुन लो। नहीं तुफैल भाई, मुझे जवाब, मुझे उसका प्रश्न बनाना है, मुझे जवाब चाहिए आपसे। वीआई का है, वीआई का। वीआई, वोडाफोन और आइडिया। जी तुफैल भाई, गलत मत बोलिएगा। तो आपको नहीं लगता, एक मिनट फैसल भाई, आपको नहीं लगता कि आपको बीएसएनएल का सिम यूज करना चाहिए? फैसल भाई, आपको नहीं लगता तुफैल भाई आपको बीएसएनएल होगा। का सिम यूज करना चाहिए? क्यों हम ये जियो का, क्यों हम वीआई का, वोडाफोन और आइडिया का कंबाइंड इस तरह के, क्योंकि ये सब भी तो प्राइवेट कंपनियां ही हो गई एक तरह से। देखिए जब वीआई जब वोडाफोन आया था, ठीक है ना, तो उसमें बीएसएनएल भी अपने टॉप पे था। ठीक, हमने बीएसएनएल को बेचने के बाद वीआई नहीं बनाया। हमने वीआई को प्रधानमंत्री थोड़ी थे, आप प्रधानमंत्री नहीं थे। फैसल भाई सुनने दीजिए, फैसल भाई फैक्ट्री चलने देते और अंबानी तो कहते तुम दूसरी फैक्ट्री डाल लो, तुम अपने हथियार बना के दो। अनिल अंबानी दिवालिया हो गया, अनिल अंबानी दिवालिया हो गया और आज उसको कर्ज माफ किया जा रहा है। हमने कोई फैक्ट्री बंद करने के बाद उसको बेचा नहीं, हमने बीएसएनएल बेचा नहीं, हमने उसके कंपटीशन में वीआई लाए। तो जिसकी जो मर्जी, तो लाल, जैसे कानपुर में लाल इमली बंद हुई, कानपुर में जैसे लाल इमली बंद हुई, एल्गन मिल बंद हुई, वो दोबारा चालू नहीं हो पाई, कोई किसी की मनस्थिति नहीं थी। जिस तरह से मिलें बंद हो गई, दूसरी फैक्ट्रियां चालू हो गई, लेकिन ये पहचान जो थी वो कभी चालू नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन देश जब पूरी तरह से आगे बढ़ रहा था और वहां पर संसाधन वो लाल इमली वो बनाने में सक्षम नहीं था, तब वो बंद की गई। हमने उसको बेचा नहीं, हमने उसको ये नहीं कहा कि हमने उसको अंबानी, अडानी या गोदरेज या बजाज को या टाटा को बेच दिया हो। आज उस जमीनों पर भी इनकी नजर है। आज लाल इमली और जितनी भी उनकी जमीनें हैं उस पर भी अडानी अंबानी नजर है और उसकी पैमाइश लगातार उस पर वॉच किया जा रहा है। आने वाले वक्त में आप देखिएगा लाल इमली और जितनी भी तो देखिए फैसल भाई, तुफैल भाई, देखिए समय समाप्ति की ओर मैं तो विरोधी दल बनाते रह गए। इनके पास कहानी की बड़ी किताब है, ये ऐसे कहानी बताते नहीं तुफैल भाई सभी को मालूम भी रहता है सामने। तो आप ही को मालूम है। तुफैल भाई, फैसल भाई, समय समाप्त हो चुका है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा कि जो ये सब चीजें चल रही हैं, तुफैल भाई, जो ये सब चीजें चल रही हैं उसके पीछे क्या कारण है? आखिर ये कब समाप्त होगा? अगर मान लीजिए संशोधन बिल का, जो अमेंडमेंट बिल के लिए आप लोग मैदान में उतरे हुए हैं तुफैल भाई, जो सारे विपक्ष के दल एक साथ हैं, वो अगर मान लीजिए अगर जो भी मांगे अगर वो नहीं होती हैं, तो अगला कदम क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज है वक्फ बोर्ड की आड़ में धर्म की राजनीति की जा रही है। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है कि इनके पास इतनी संपत्ति है या गैर कानूनी काम करते हैं, इन्होंने इतनी संपत्ति। इसके पीछे एक राजनीतिक ध्रुवीकरण का काम हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा है। उसके आड़ में देखिए 3 कारण हैं। एक तो धार्मिक ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा है,
दूसरे मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने का काम किया जा रहा है, उनकी योजना बनाई जा रही है। तीसरे, ये अपने उद्योगपति मित्रों को वो जमीन देने की योजना बनाई जा रही है। वो अपने जो डीएम बैठा लेंगे, जो अधिकारी बैठा लेंगे, उसके मार्फत से ये जमीनें चिन्हित करके उन जमीनों को बाहर करेंगे और बाद में अपने गुजराती मित्रों को जमीनें बेच डालेंगे। जो भाजपा को चंदा देगा उसको जमीनें बेच डालेंगे। इनकी नजर, असली मकसद इनका यही है। और साथ साथ में जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, हिंदू जो हमारा जो बहुसंख्यक हिंदू है उसको भड़काने का काम, कि देखिए मुसलमानों का सबसे बड़ी संपत्ति है, ये लोग अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सरकार के अंदर में आना चाहिए। लेकिन इसके पीछे मकसद दूसरा है। ठीक है फैसल भाई, मकसद पीछे जो मैंने बताया कि सिर्फ आर्थिक मकसद है। जमीनों को अपने मालिकों को देना। ठीक है फैसल भाई ये कह रहे हैं कि ये बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनको भड़काने का काम किया जाएगा अब आगे चल के। और मुझे लग रहा है यहाँ तो आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। आखिर क्लोजिंग स्टेटमेंट में चाहूंगा आपसे कि आखिर क्या है ये मसला, कहाँ पे रुकेगा? देखिए मैं इस आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपका एक सवाल जो आप मुझसे नहीं पूछ पाए हैं, अभी आप सौगाते मोदी पे भी बात कर रहे थे और अभी पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखो भैया, अनुराग भैया, एक सिंपल सी बात है, ये कानून बता रहा है, ये दर्ज कागजात बता रहे हैं कि हम नंबर 3 की जमीन के वक्फ बोर्ड मालिक है। ये कोई अपने घर में किसी चीज में लिख के किसी को नहीं दे रहा है। ये लोग मजाक समझते हैं व्यवस्था को। ये राहुल गांधी की तरह हर बात में आए बाएं साइंस सिर्फ बोलना चाहते हैं। अब इन्होंने बोला कि हिंदू समाज के पास भी उतनी ही संपत्ति है। ठीक, क्या हिंदू जो भी ज्यादा कितने पढ़े लिखे व्यक्ति क्या कहना ज्यादा है, कितना ज्ञानी है। इन्हीं ज्ञानियों की वजह से, इन्हीं ज्ञानियों की वजह से आज मुस्लिम चुप भी हो जाओ यार। ये रिकॉर्ड वाला बड़ा अच्छा खेल है। आप कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड है, ये कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बचता ही रहेगा। सुनिए जल्दी से फैसल भाई, चैनल के माध्यम से, आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं इनको आज इनको मतलब कहता हूं कि ठीक है, कल हम फिर बैठते हैं इस चैनल पे और आप दिखाओ कि हिंदू संस्थानों के पास कहां पे मुस्लिम वक्फ बोर्ड से ज्यादा की जमीन है। अगर आपने इस बात को साबित कर दिया, अगर आपने चुप हो जाता, लेकिन चलिए ठीक है फैसल भाई जल्दी से खत्म करिए। तुफैल भाई आराम से फैसल भाई आराम से। देखिए नहीं छोड़ दूंगा। आप अरे झूठ बोलते हो ना, झूठे हो, मुसलमानों की स्थिति के जिम्मेदार हो आप। मुसलमान को चलिए ठीक है मुसलमानों को लीड करेगा तो मुसलमान, चलिए ठीक है तुफैल जी मुसलमान बेइज्जत होता है आपके ऐसे लोगों की वजह से। तुफैल जी देखिए फैसल भाई, तुफैल भाई लोग मुसलमानों का पक्ष लेके बोलते हैं। फैसल भाई हिम्मत है, बताओ हम क्या कराएंगे। जी भैया, बताओ हिम्मत बताओ। नहीं, मैंने तो कहा कि आप कल करो ना। मैंने तो कहा आप कल डॉक्यूमेंट्स लेके कल इस चैनल पे फिर बैठो। मुझे आज के बाद मेरे सामने चैनल पे तब आना जब वो रिकॉर्ड्स लेके आना जिसमें मुझे आप ये साबित करोगे कि इस देश के हिंदू संस्थान। चलिए एक काम करेंगे, एक काम करते हैं तुफैल भाई, फैसल भाई मेरी बात सुन लीजिए। तुफैल भाई फैसल जी फैसल भाई मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग कह रहे हैं रिकॉर्ड आपके पास है। फैसल भाई एक मिनट तुफैल भाई मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग समय समाप्ति की ओर है। समय नहीं, अरे फैसल भाई मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं आपके पास वक्फ बोर्ड को लेकर आपके पास दलीलें हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आपके पास प्रूफ है, तुफैल भाई के पास प्रूफ है। हम किसी न किसी दिन टॉपिक पे बैठेंगे पूरे सबूत के साथ, आप दोनों सबूत के साथ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत दोनों का धन्यवाद। तुफैल भाई, फैसल भाई, बहुत धन्यवाद आपका। तो वक्फ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वक्फ पर ये टक्कर जो है, वो ध्रुवीकरण की, वो सियासत की जो टक्कर है, वो ये चलती रहेगी। और महज सिर्फ इतना है, वक्फ पर ये टक्कर इसलिए है क्योंकि वोट बैंक का, वो भी मुसलमानों के वोट बैंक का चक्कर है। तो देश की सियासत में इन दिनों वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल जो है वो दिल्ली से पटना, पटना से बंगाल तक हर तरफ घूम रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वक्फ संशोधन पर ये जो मुद्दा सड़कों पे गरमाया हुआ है, ये
किस तरीके से देश की राजनीति की और दलों की दशा और दिशा को तय करता है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है? यहाँ इनका व्यक्तिगत होना इस अवस्था में और क्या दर्शाता है? किस बिल के खिलाफ है? यही अपने आप हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी वोट्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं। इससे वक्त को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं।